बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं अमीर हुसैन गाजी, एडवोकेट हाई कोर्ट और अलगाजी दा अकेडमी शाहदरा लाहौर। आज का जो हमारा लेक्चर है वो पाकिस्तान पीनल कोड 1860 में से है और टॉपिक है जी आज का हमारा काइंड्स ऑफ पनिशमेंट्स। व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ पनिशमेंट्स एज प्रोवाइडेड अंडर पाकिस्तान पीनल कोड। आज का जो हमारा लेक्चर है वो हमारे तमाम LLB के जो स्टूडेंट्स हैं जो कि 5 ईयर प्रोग्राम में हैं और पार्ट 3 में हैं, वहाँ पे एक सब्जेक्ट है क्रिमिनल लॉ का, उसके अंदर पाकिस्तान पीनल कोड भी है, तो उसमें ये इंतहाई अहम लेक्चर है। इसके अलावा जितने भी हमारे स्टूडेंट्स ADPP के हैं, सिविल जज के हैं या इंस्पेक्टर लीगल की तैयारी कर रहे हैं, ESA की तैयारी कर रहे हैं या जो है वो DDPP की तैयारी कर रहे हैं या और भी जो कोई जो है वो लॉ रिलेटेड एग्जाम अटेम्प्ट करना चाहते हैं, उन सब के लिए इंतहाई अहम लेक्चर है। हमारा आज का लेक्चर जो है वो इंतहाई ऑथेंटिक है। अगर आप चाहते हैं कि आपको बेहतरीन मार्क्स जो हैं वो मिले ताकि आप किसी चीज़ के ऊपर एलोकेट हो सके या आपके LLB में अच्छे नंबर आए, तो ये जो लेक्चर है हमारा, इसको मुकम्मल तौर पर सुनिएगा और इसके अंदर जो लेजिस्लेशन बताई जाएगी, इसके अंदर जो आपको प्रेसिडेंट्स बताई जाएंगी वो इंतहाई ऑथेंटिक होंगी और इन चीज़ों से जो है वो आपके नंबर जो है वो इंशाल्लाह दूसरों से मुमताज़ होंगे। जितना भी ये लेक्चर हो, जितने भी टाइम के लिए हो, आपने इसको ज़रूर एक मरतबा सुनना है और इसको सुनने के साथ साथ आप इसको ज़रूर राइट डाउन भी कीजिएगा। हम तमाम चीज़ें जो हैं वो आपको लिखवाएंगे, समझाएंगे, तो लेक्चर को जो है वो आपने नोट कर लेना है। ठीक है जी। तो कम टू द लेक्चर। सबसे पहले जो है जी व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ पनिशमेंट्स, सवाल को याद रखना है डियर स्टूडेंट्स। अगर सवाल ये आता है कि व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ पनिशमेंट्स एज प्रोवाइडेड अंडर पाकिस्तान पीनल कोड, तो उस सवाल को जो है वो आपने कैसे अटेम्प्ट करना है, उस सवाल को हमने कैसे लिखना है। अगर तो इस तरह का सवाल है और 20 नंबर है, तो इसका तरीकाकार जो है वो हम ये वाला अडॉप्ट करेंगे। उसमें हम आउटलाइन पहले क्वेश्चन की बनाएंगे, एक लेक्चर हम रखेंगे कि जो लॉ के क्वेश्चन हैं वो आपने किस तरह अटेम्प्ट करने हैं, उन सब की जो है आपको जानकारी दे दी जाएगी। तो सबसे पहले सवाल की जो है वो आउटलाइन बनाया करें। अगर वो सवाल जो है वो सीधा सीधा लिखा हुआ है, यानी उसमें कोई प्रोपोजिशनल क्वेश्चन नहीं है, प्रोपोजिशनल को लिखने के लिए कुछ और स्ट्रेटजी रखनी पड़ती है, और जो सीधी सीधी बातें हैं जैसे ये, इसके अंदर कोई सच गहराई नहीं है या इसके अंदर कोई कॉन्सेप्ट नहीं है गहरा जिसको हमने खुद से कुछ जनरेट करना होता है या हमने अदर देन उससे हेल्प लेनी होती है, तो ये सवाल बिल्कुल सिंपल है कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ पनिशमेंट्स क्या है। तो यहाँ पे आउटलाइन हर सवाल की बना लिया करें। सबसे पहले इंट्रोडक्शन हमने लिखना होता है, उसके बाद जो है वो हमने उसका रेलेवेंट लॉ बताना होता है, फिर इसके बाद हमने उस जो कॉन्सेप्ट है उसको डिफाइन करना होता है, फिर इसके बाद असेंशियल एलिमेंट्स जो है वो हमने वो लिखने होते हैं, और फिर उसके बाद जी हमने ऑफेंसेस अंडर विच सच पनिशमेंट इज अवॉर्डेड वो हमने कॉन्सेप्ट देना होता है, और फिर हमने कंक्लूजन ड्रॉ करना होता है। ठीक है जी। तो जितनी भी जो हैं आपके सामने डेफिनेशंस हम रखेंगे, उन तमाम डेफिनेशंस को हम इस फार्मूला के तहत जो है वो उनको एलेबोरेट करेंगे, उनको एक्सप्लेन करेंगे। ये फार्मूला जो है वो एक बेहतरीन फार्मूला है। इसमें याद रखिएगा जो इंट्रोडक्शन और जो कंक्लूजन है ये आपने उस टॉपिक का रखना है, एज ए होल जो टॉपिक है उसका देना होता है, लेकिन ये वाली जो अंदर मटेरियल है, रेलेवेंट लॉ है, डेफिनेशन है, एसेंशियल है और ऑफेंसिव है, ये आपने हर एक डेफिनेशन के साथ इसको एडजस्ट करना होता है। कोई भी डेफिनेशन जब आप कोई भी पनिशमेंट जब आप उसको इलेबोरेट करेंगे, जब आप उसको एक्सप्लेन करेंगे, तो आपको फिर हर एक के साथ इंट्रोडक्शन या कंक्लूजन लिखने की जरूरत नहीं है। आपने टॉपिक का एज ए होल इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन लिखना है, और हर जो पनिशमेंट दी जाएगी उसके अंदर सिर्फ इतना ही लिखना है। पहले रेलेवेंट लॉ आप लिख दें, फिर डेफिनेशन लिख दें, फिर एसेंशियल लिख दें, फिर ऑफेंसेस लिख दें।
ये चार चीजें ही आपने हर डेफिनेशन के लिए लिखनी है, लेकिन एज ए होल जो जब आप उस चीज को एक्सप्लेन करेंगे, उस टॉपिक को एक्सप्लेन करेंगे, तो आपने उसका इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन एक ही बार लिखना होता है। ये बात जरा क्लियर कर लें। तो 20 नंबर का क्वेश्चन हो तो आपने सबसे पहले ये भी चीज देखनी होती है कि आपकी हैंडराइटिंग जो है वो कैसी है। अगर आपकी हैंडराइटिंग बहुत फास्ट है और बड़े अच्छे तरीके से आप लिख रहे हैं तो आप ज्यादा मटेरियल लिख सकते हैं, और अगर आपकी हैंडराइटिंग जो है वो बहुत स्लो है तो फिर आपका जो सवाल है वो बहुत कंजेस्टेड रह जाता है। बहुत सारी चीजें जो आपने एक्सप्लेन करनी होती हैं वो आप एक्सप्लेन नहीं कर पाते, जिस वजह से आपके जो मार्क्स हैं वो दूसरों की निस्बत बहुत कम आते हैं। तो सबसे बुनियादी चीज जो है क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की वो ये है कि आपकी हैंडराइटिंग कमाल होनी चाहिए, फास्ट हैंडराइटिंग होनी चाहिए, नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। ठीक है जी। सो कम टू द क्वेश्चन जी। सबसे पहली बात ये है कि काइंड्स ऑफ पनिशमेंट्स, इसका जो रेलेवेंट लॉ है पीपीसी के अंदर वो है जी सेक्शन हमारे पास 53। सेक्शन 53 जो है पाकिस्तान पीनल कोड का, ये बताता है कि काइंड्स ऑफ पनिशमेंट्स कितनी हैं। तो काइंड्स ऑफ पनिशमेंट्स जो हैं वो यहाँ पर लिखी हैं जी, 10 किस्म की काइंड्स ऑफ पनिशमेंट्स होती हैं। उसमें नंबर 1 है हमारे पास किसास, नंबर 2 दियत, अर्श, दमन, ताजीर, डेथ सेंटेंस एंड इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, इम्प्रिजनमेंट रिगोरस और इम्प्रिजनमेंट सिंपल। इसके बाद फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी एंड द लास्ट वन इज द फाइन। ये 10 सजाएं जो हैं पाकिस्तान पीनल कोड के अंदर दी हुई हैं, इन्हीं को उन्होंने सजाएं कहा है, इन्हीं को उन्होंने पनिशमेंट्स कहा हुआ है। तो हमने क्या करना है, अब हमने इन तमाम को जो है वो एक्सप्लेन करना है। 20 नंबर का सवाल है और 10 आपके पास पनिशमेंट्स होती हैं। ख्याल रखना है कि अब हर एक के जो है उन्होंने आपको नंबर डिवाइड किए होते हैं। ठीक है जी। इंट्रोडक्शन के भी हैं, कंक्लूजन के भी, और इनको ड्रॉ करने के भी। तो अब जो भी आप इसमें से चीज पकड़ेंगे उसको आपने इन चार चीजों के रेफरेंस से उसको एक्सप्लेन करना है। ठीक है जी। तो सबसे पहले आते हैं दी डेफिनेशन ऑफ दी पनिशमेंट्स की तरफ। ये बड़ा जरूरी है। सबसे पहले जो है वो हम पनिशमेंट को डिफाइन करते हैं कि पनिशमेंट क्या होती है। तो ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी की डेफिनेशन है पनिशमेंट की, उसमें वो कहते हैं कि एनी पेन, फाइन, पेनल्टी, सफरिंग और कन्फाइनमेंट inflicted upon a person by the authority of law and the judgment and the sentence of a court for some crime or offense committed by him or committed by the offender, or for his omission of a duty enjoined by law। तो उन्होंने कहा है जी कि हर तरह की जो कन्फाइनमेंट है, हर तरह की जो फाइन है, हर तरह की जो पेनल्टी है, ब्लैक लॉ डिक्शनरी कहती है कि ये जो है वो आपकी पनिशमेंट होती है, और पनिशमेंट हमेशा कॉम्पिटेंट कोर्ट ऑफ लॉ ही जो है वो उसको अवॉर्ड कर सकता है। और ये उस वक्त अवॉर्ड होती है जब आप किसी जो है वो जुर्म को कमिट करते हैं, किसी क्राइम को कमिट करते हैं जी, या किसी लॉ को आप वायलेट करते हैं। एक तो ये डेफिनेशन है। दूसरी डेफिनेशन जो हमारे पास पनिशमेंट की है वो है हमारे पास ये केस लॉ 2010 YLR पेज नंबर 234 कराची सिंध हाई कोर्ट की ये जजमेंट है, मुश्ताक अहमद बनाम सरकार। इसमें पनिशमेंट की जो है वो डिफाइन किया गया है। पनिशमेंट इन ऑल इट्स फॉर्म्स इज अ लॉस ऑफ राइट और या एडवांटेजेस कॉन्सिक्वेंट ऑन अ ब्रीच ऑफ लॉ। अगर आप लॉ को ब्रीच करते हैं तो फिर आपके बहुत सारे राइट्स जो हैं वो आप लॉस कर देते हैं। जो आप राइट लॉस करते हैं इसे ही हम पनिशमेंट कहते हैं। राइट लॉस कौन से होते हैं कि आपकी लिबर्टी जो है वो कर्टेल हो जाती है। जब आपकी लिबर्टी कर्टेल होती है यानी आप कन्फाइनमेंट में होते हैं, किसी अथॉरिटी ने आपको पकड़ लिया है और आपको जो है वो कॉम्पिटेंट कोर्ट ने कोई जो है वो सेंटेंस अवार्ड कर दी है, तो लॉ कहता है, ये जजमेंट के मुताबिक वो आपकी पनिशमेंट होती है।
तो ये डेफिनेशन भी लिख लें। ठीक है जी। इसके बाद जब हमने अपना पनिशमेंट को एज ए होल जो है वो डिफाइन कर लिया, तो अब हमने जाना है जी एक एक जो हमारे पास मौजूद है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ पनिशमेंट्स जो हमारे पास मौजूद हैं, अब हमने उनको बारी बारी देखना है। सबसे पहले हमारे पास है जी जो डेफिनेशन है वो किसास की है। इसको किसास को अब हमने इलेबोरेट कैसे करना है, इसके बारे में पाकिस्तान पीनल कोड में बहुत सा लॉ डिस्कस किया गया है, लेकिन हमने अपने सवाल को, हमने अपनी जो टाइमिंग है उसको सामने रखते हुए अटेम्प्ट करना है। अब जब मैंने काइंड्स ऑफ पनिशमेंट में आना है तो 10 की 10 मैंने बयान करनी है। तो अगर मैंने 10 की 10 बयान करनी है तो मुझे लिमिटेड रहना पड़ेगा। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम नंबर 1 जो है वो किसास का रेलेवेंट लॉ लिख देंगे, उसके बाद हम किसास की डेफिनेशन लिख देंगे, फिर हम किसास के असेंशियल एलिमेंट्स लिखेंगे। असेंशियल एलिमेंट्स से मुराद ये होता है कि जो आपकी डेफिनेशन है उसमें उसको जो है वो आप टुकड़ों में तकसीम कर लें, उसके जो अहम आइडियाज हैं उसको निकाल लें। इसके बाद हम देखेंगे ऑफेंसेस अंडर विच किसास इज अवॉर्डेड, कि कौन से जराइम हैं जिनमें किसास को बतौर सजा लिखा गया है, यानी किन जराइम की सजा जो है वो किसास होती है। तो ये 4 चीजें ही फिल वक्त काफी होती हैं, लेकिन अगर आप किसास में आगे बढ़ना चाहते हैं तो फिर 2 कॉन्सेप्ट भी आप मजीद लिख सकते हैं, जिसमें कुरानिक पर्सपेक्टिव भी दे सकते हैं और हदीस का पर्सपेक्टिव भी दे सकते हैं। इसके साथ साथ इससे ज्यादा आप नहीं लिखेंगे क्योंकि ये काफी है। और अगर ये नोट कभी कभी आ जाए सवाल के अंदर के राइट अ डिटेल नोट ऑन किसास, तो ये कोई और बात है, इसके लिए भी हम एक सेपरेट लेक्चर देंगे, वो टोटली किसास के बारे में होगा। लेकिन जब आप काइंड्स ऑफ पनिशमेंट्स लिख रहे हैं तो आपने इनसे बाहर नहीं जाना, आपके पास टाइम नहीं होता। तो सबसे पहले आते हैं जी किसास का जो रेलेवेंट लॉ मौजूद है जी पाकिस्तान पीनल कोड के अंदर, उसमें एक तो जो सेक्शन 53 है वो रेलेवेंट लॉ में बनेगा क्योंकि वहां पे लिखा है कि ये पनिशमेंट है। इसके अलावा इसकी जो डेफिनेशन लिखी हुई है वो 299 के में है, 299 के सेक्शन है पाकिस्तान पीनल कोड का, उसमें इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है। इसके बाद है जी 304, सेक्शन 304 है, 306 है, 307, 308, 309 से 314 और 337 MNP, ये सारे सेक्शन है। और फिर 338 338 338 डी, ये भी जो है वो पाकिस्तान पीनल कोड में इसका एक रेलेवेंट लॉ लिखा हुआ है। ठीक है जी। इसके बाद हम चलते हैं इसकी डेफिनेशन की तरफ। नंबर 2, डेफिनेशन ऑफ किसास। जब किसास को हम डिफाइन करेंगे तो सेक्शन 299 के पाकिस्तान पीनल कोड हमारे सामने आएगा, वहां पे लिखा हुआ है जी किसास मींस पनिशमेंट बाय कॉजिंग सिमिलर हर्ट at the same part of the body of the convict as he has caused to the victim। यानी कि किसास से मुराद ये है कि जो बंदा मजरूब है, जो बंदा जख्मी हुआ है, जो है विक्टिम है, उसके जिस हिस्से के ऊपर भी जो उसने इंजरी कॉज की है, उसने हर्ट कॉज की है, तो उसी हिस्से के ऊपर आपने हर्ट या इंजरी कॉज करनी है। एक तो ये है, और दूसरा है सेम हर्ट कॉज करनी है, यानी जो इंजरी की नेचर है वो उतनी ही रखनी है जितना उसने जख्म आपको दी, जितना उसने जख्म मजरूब को दिया है, जितना उसने जख्म विक्टिम को दिया है उतना ही जख्म दिया जाएगा, उससे ज्यादा जख्म नहीं दिया जाएगा। तो सिमिलर हर्ट ऑन द सेम पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ द ऑफेंडर, एक की उन्होंने बात की है। दूसरा है किसास मींस कॉजिंग द डेथ ऑफ द ऑफेंडर और द डेथ ऑफ द अक्यूज्ड इफ ही हैज कमिटेड कत्ले अमद इन एक्सरसाइज ऑफ द राइट ऑफ द वली और द लीगल हेयर्स। वो कहता है कि एक तो किसास इन केस ऑफ हर्ट हमने पढ़ लिया, एक ये पोजीशन होती है कि किसास
जो है वो हर्ट में कैसे जो है वो उसको एक्सरसाइज करना होता है। इसके अंदर दूसरा कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है किसास इन केस ऑफ कत्ले अमद। तो कत्ले अमद के अंदर किसास कैसे लेना है, तो कत्ले अमद के अंदर किसास जो है वो डिसीज्ड के जो लीगल हेयर्स हैं वो ले सकते हैं, और उसके लिए उन्होंने लिखा हुआ है कि उसकी भी डेथ जो है वो कॉज कर दी जाएगी, यानी कत्ल का बदला जो है वो कत्ल से ही लिया जाएगा। ये है जी आपकी किसास की डेफिनेशन। ठीक है जी। इसके बाद हम चलते हैं जी असेंशियल एलिमेंट्स ऑफ द किसास। ये जरा जो है वो आपने गौर से ये चीजें देखनी है, हमने बड़ी मेहनत से जो है वो आपके लिए चीजें तैयार की हैं। तो किसास के असेंशियल्स कौन से हैं ये लिखते जाइएगा। पहला असेंशियल है जी, इट इज अ काइंड ऑफ पनिशमेंट अवेलेबल अंडर सेक्शन 53 पाकिस्तान पीनल कोड। ये असेंशियल है कि ये एक सजा है जो कि सेक्शन 53 ने इसको बयान किया है। दूसरा जो है जी, इट इज आल्सो अवेलेबल इन केस ऑफ कत्ले अमद एंड फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ हर्ट। यानी किसास जो है वो कत्ले अमद की सूरत में मिलता है, या किसास जो है वो डिफरेंट काइंड्स ऑफ हर्ट में होता है। हर एक हर्ट में किसास नहीं है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ हर्ट्स हैं जिनके अंदर किसास का जिक्र मौजूद है। उसमें हर्ट की अगर बात करें तो 334, 336, 337A2 और 337K ये हर्ट के केसेस में है। और अगर हम जाएं जी कत्ले अमद में तो 302 है और 312A है, ये सेक्शन इससे रिलेटेड है। आगे चलेंगे। फिर उसके बाद तीसरा सेंशन है जी, कॉजिंग सिमिलर हर्ट एट द सेम पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ द कॉन्विक्ट एज ही हैज कॉज्ड टू विक्टिम। जिस तरह उसने विक्टिम को मजरूब को जख्म दिया है उस ही नेचर का और उस ही बॉडी के पार्ट के ऊपर उसको कॉज कर दिया जाएगा, ये किसास है। चौथा जो एलिमेंट है एसेंशियल है वो है कॉजिंग डेथ ऑफ द कॉन्विक्ट इफ कॉन्विक्ट हैज कमिटेड कत्ले अमद। अगर कॉन्विक्ट ने यानी एक्यूज ने, ऑफेंडर ने कत्ल किया है, कत्ले अमद किया है, तो फिर उसका भी कत्ल कर दिया जाएगा, उसकी भी डेथ कॉज कर दी जाएगी। पांचवा है जी, किसास इज अ राइट ऑफ द विक्टिम। किसास इज द राइट ऑफ द विक्टिम इन केस ऑफ हर्ट। यानी अगर हर्ट काज की है तो ये विक्टिम का राइट है कि वो किसास जो है वो एक्सरसाइज करवाए। और अगर किसास इज अ राइट of the legal hairs in case of death of a person। तो अगर किसी की डेथ कॉज कर दी गई है तो किसास जो है वो लीगल हेयर ही उसको एक्सरसाइज करवा सकते हैं, तो ये उनका राइट होता है। ठीक है जी। आगे जी छठा जो हमारे पास एसेंशियल मौजूद है जी वो है किसास इज आल्सो अ राइट ऑफ द वली ऑफ द डिसीज्ड इन केस ऑफ कत्ल। ये हमने पहले ही आपको बयान कर दिया है। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो है जी एक हमारे पास जबरदस्त जो है वो साइटेशन है, मोहम्मद यूसुफ बनाम सरकार 2019 PLD 461 सुप्रीम कोर्ट। इसमें कहते हैं जी कि किसास इज इनहेरिटेबल, यानी एक इनहेरिटेबल राइट है ये अंडर द इस्लामिक लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। ओके, राइट ऑफ किसास हेल्ड बाय द वली ऑफ विक्टिम डिवॉल्व्ड ऑन टू द नेक्स्ट वली ऑफ विक्टिम। द राइट ऑफ किसास वेस्ट्स इन ईच वली। इसका मतलब ये है पूरी साइटेशन का, ये सेक्शन हमारे पास 313 है पीपीसी का, उसकी भी कहानी है। और जो साइटेशन मैंने आपको बताई है यहां पे वो कह रहा है कि जो राइट ऑफ किसास है ये इनहेरिटेबल है। इस्लामिक लॉ के मुताबिक ये इनहेरिटेबल है, यानी इनहेरिटेबल से मुराद ये होता है कि जितने भी लीगल हेयर्स होते हैं ये तमाम के तमाम लीगल हेयर्स जो हैं वो उसको एक्सरसाइज कर सकते हैं। अगर एक उनमें से फौत हो गया है तो फिर दूसरा जो रह गया वो भी राइट ऑफ किसास जो है वो एक्सरसाइज कर सकता है। तो तमाम जितने भी लीगल हेयर्स हैं ईच के ऊपर ये राइट डिवॉल्व होता है, तमाम का ये राइट होता है। ठीक है जी। आगे नेक्स्ट जो है हमारे पास उसमें है
जाहिद रहमान बनाम सरकार 2015 PLD पेज नंबर 77 सुप्रीम कोर्ट। इसके अंदर कहता है किसास मीन्स रिटर्न ऑफ इवल फॉर इवल एंड इट आल्सो मीन्स रिटेलिएशन। क्लोज इन मीनिंग ऑफ वर्ड किसास इज रिट्रीब्यूशन। तो ये डिफरेंट लफ्ज हैं जो कि किसास के लिए उन्होंने दिए हैं। एक इसमें दिया है कि रिटर्न ऑफ इवल फॉर इवल, तो ये जो बुराई की है उसका बदला ही बुराई है, या रिटेलिएशन है, जैसा किसी ने किया है आप वैसा ही उसके साथ कर दें, या रिट्रीब्यूशन है, इसका मतलब भी यही है कि जैसा किया है वैसा कर दें। यानी इसका आम अल्फाज में ये होता है कि डेथ के बदले डेथ, टूथ के बदले टूथ और नोज के बदले नोज। ठीक है जी। तो इस साइटेशन में ये चीज जो है वो डिस्कस हुई है। आगे चले जी, एक और है जी, किसास इन इस्लामिक टर्म्स इज ऑलमाइटी अल्लाह's लॉ डीलिंग विद ऑफेंस ऑफ मर्डर एंड बॉडीली हर्ट हैविंग डिफरेंट स्टैंडर्ड्स ऑफ प्रूफ ऑन एज दैट ऑफ ताजीर। तो यहां पे वो ये जो बात कर रहा है कि ये है कि किसास जो है ये वो लॉ है जो कि अल्लाह अलमाइटी ने बनाया है, और ये ताजीर से मुख्तलिफ है। क्यों मुख्तलिफ है? ताजीर एक मैन मेड लॉ है और किसास जो है वो एक ऐसा लॉ है जो कि ऑलमाइटी अल्लाह की तरफ से बनाया गया है। ठीक है जी। और ये वाली जो बात लिखी हुई है ये भी जाहिद रहमान बनाम सरकार 2015 PLD 77 सुप्रीम कोर्ट के अंदर मौजूद है। इसके बाद जी मोहम्मद जवार बनाम सरकार, ये 2000 PCRLJ पाकिस्तान क्रिमिनल लॉ जर्नल पेज नंबर 1688 लाहौर हाई कोर्ट की ये जजमेंट है। क्या कहते हैं जी? कहते हैं जी किसास कीप्स एंड एंश्योर्स द बैलेंस एंड पीस इन सोसाइटी एंड प्रोड्यूस द डॉक्ट्रिन ऑफ फेयरनेस, ट्रैंक्विलिटी एंड हार्मनी। कहता है कि किसास जो है ना जी वो जो है मुआशरे के अंदर इंसाफ को कायम रखता है, मुआशरे के अंदर फेयरनेस को कायम रखता है, मुआशरे के अंदर जो पीस है उसको कायम रखता है, तो और ये मुआशरे के अंदर जो हार्मनी है उसको इंश्योर करता है इसके मुताबिक जी। ठीक है। इट इज नेक्स्ट है जी, इट इज इम्पोज्ड ऑन रॉन्ग डूअर्स फॉर द वायलेशन ऑफ क्रिमिनल लॉ। तो किसास उस सूरत में होता है जब आप किसी क्रिमिनल लॉ को वायलेट करते हैं और उसकी जो सजा है वो किसास है, तो उस सूरत में ये इम्प्लीमेंट होता है। ठीक हो गया जी। ये थे जी जितने भी मैंने आपको एसेंशियल बता दिए हैं किसास के, ये सारे एसेंशियल थे। अगला है जी ऑफेंसेस अंडर विच सच पनिशमेंट इज अवॉर्डेड। आगे देखना है कि किन ऑफेंसेस में जो है वो हम किसास की सजा देते हैं या किसास वहां पे इंप्लीमेंट होता है। तो ये तमाम जराइम भी जो हैं वो आप डियर स्टूडेंट्स इसको लिख लें तो उसमें आ दें। अगर हम बात करें किसास इन केस ऑफ कत्ल तो कौन कौन से सेक्शन हैं? 302 है, कत्ल अमद की सजा जो है वो किसास होती है। 312A की सजा जो है वो भी किसास लिखी हुई है। अगर हम चलते हैं जी हर्ट के अंदर तो 334 में जो है वो किसास की सजा है, 336 में किसास की सजा है, 337A2 में है और 337K में है। इन जराइम के अंदर जो है वो किसास को बतौर पनिशमेंट लिखा हुआ है। ठीक है, आगे चलें। इसके बाद थोड़ा सा अगर आपने इसको मजीद इजाफा करना है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कुरानिक पर्सपेक्टिव रिगार्डिंग किसास, कि क्या कुरान करीम के अंदर भी किसास के बारे में कुछ लिखा हुआ है? तो जी बिल्कुल लिखा हुआ है। हम आपको कुछ जो है वो सूरह मुबारका और आयात मुबारका बताने लगे हैं। आप उनको जो है वो क्या करेंगे, इनको देखने के लिए आप एक ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा इस्लाम 360। उसको जो है वो आप ऐप को डाउनलोड कर लें। उसके अंदर तमाम तर्जमे मौजूद हैं, इंग्लिश में भी और उर्दू में भी। तो पहली जो बात किसास की सूरत में है वो है जी सूरह अल बकरा। सूरह बकरा जो है वो सूरह नंबर 2 है और इसकी आयात हैं 178, 179 और 194। इसके बाद है सूरह अल मायदा।
सूरह अल माइदा 5वीं सूरह है और इसकी आयत नंबर 45 है। इसके बाद है सूरह अल अनाम। सूरह अल अनाम में सूरह नंबर 6 है और इसकी आयत नंबर 151 है। इसके बाद सूरह अल इसरा। सूरह अल इसरा जो है वो 17 नंबर है जी सूरह हमारी, और वर्स नंबर है जी इसकी आयत नंबर है 33। तो इन तमाम के अंदर आपको ये चीज मिल जाएगी किसास के बारे में। इसके बाद हदीस पर्सपेक्टिव देखना है कि क्या अहादीस मुबारका में भी इसका जिक्र है। जी बिल्कुल है। सही अल बुखारी, बुखारी शरीफ की 2 अहादीस हैं। हदीस नंबर है जी 6878, ये इंटरनेशनल नंबर है। दूसरी है 6879, ये है जी इनके 2 अहादीस में जिक्र है। इसके अलावा मुस्लिम शरीफ की हदीस है 4377। तो इन 3 अहादीस को आप देख लें, इसके अंदर भी किसास की जो है वो चीजें मौजूद हैं हमारे लिए। तो ये थी जी पहली जो हमारे पास सजा थी, उसके बारे में जो है वो हमने आपको टोटली गाइड कर दिया है। इसके बाद आते हैं जी जो नेक्स्ट हमारे पास है वो है जी दियत के बारे में। ठीक है जी, तो दियत के बारे में जो लॉ है उसको देख लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे जी, नंबर 2 दियत का रेलेवेंट लॉ देखेंगे, दियत की डेफिनेशन देखेंगे, एसेंशियल देखेंगे और ऑफेंसेस देखेंगे जिसमें दियत एज ए पनिशमेंट अवार्ड की जाती है, और फिर इसका कुरानिक पर्सपेक्टिव और इसका जो है वो हदीस पर्सपेक्टिव भी देख लेंगे। ठीक है जी, तो सबसे पहले आते हैं जी हम डेफिनेशन ऑफ दियत। तो रेलेवेंट लॉ ऑफ द दियत, तो रेलेवेंट लॉ के अंदर लिख लें कौन कौन से हैं। दियत के बारे में है जी 299, एक तो सेक्शन 53 है जिसके अंदर ये डिस्कस किया गया है कि ये पनिशमेंट है। फिर 299E है, 308 है, 312 है, 323, 330 और 331। ठीक है, 331। ये तमाम सेक्शन हैं जो कि पीपीसी के अंदर हैं और वो इसको दियत के बारे में डील करते हैं। इसके बाद हम चलते हैं जी डेफिनेशन के अंदर। तो इसकी डेफिनेशन जो है वो सेक्शन 299E के अंदर मौजूद है। वहां पे कहते हैं जी दियत मींस द कंपनसेशन स्पेसिफाइड इन सेक्शन 323 323 पेएबल टू द हेयर्स ऑफ द विक्टिम। कहते हैं कि जी जो दियत है वो एक कंपनसेशन है, कंपनसेटरी पनिशमेंट है, और इसका जो कंपनसेशन है वो सेक्शन 323 पीपीसी के अंदर लिखा हुआ है। और ये जो दियत है ये जो लीगल हेयर्स हैं डिसीज्ड के, मरने वाले के, उनको ये जो है वो दी जाती है, उनकी जो है वो ये कंपनसेशन होती है। ठीक है, तो आगे इसकी जो है वो हम मजीद तशरीह देख लेते हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं जी डायरेक्टली किसके ऊपर आएंगे। डेफिनेशन तो हमने कर ली है, अब आते हैं इसके एसेंशियल एलिमेंट्स। सो व्हाट आर द डिफरेंट एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ द दियत। तो दियत जो है जिस तरह हमने आपको किसास के जो है वो एलिमेंट बहुत जबरदस्त बताए हैं, इस तरह हम आपको दियत के भी बताएंगे। हमारे पास बहुत सारे हैं लेकिन हम 7-8 जो हैं वो आपको जरूर बता देंगे। तो पहला एसेंशियल लिखें जी, कहता है जी एसेंशियल बेसिकली मैंने पहले भी आपको बताया है कि कुछ एलिमेंट्स जो कि हमारी डेफिनेशंस के अंदर होते हैं वो हमने उठाने होते हैं, जो अदर देन प्रेसिडेंट्स के अंदर मौजूद हैं वो उठाने होते हैं। सारा लॉ तो हम नहीं लिख सकते क्योंकि हमने अपना सवाल जो है वो उसको लिमिटेड रखना होता है। सो नंबर 1, इट इज अ काइंड ऑफ पनिशमेंट एज मेंशन्ड अंडर सेक्शन 53 ऑफ पाकिस्तान पीनल कोड। तो ये एक पनिशमेंट है जो कि सेक्शन 53 पीपीसी में लिखी हुई है। एक तो ये है। दूसरा, इट इज अ कंपनसेशन स्पेसिफाइड इन सेक्शन 323 पाकिस्तान पीनल कोड। कहता है कि ये एक कंपनसेशन है जो कि सेक्शन 323 में लिखा हुआ है। अब सेक्शन 323 में क्या लिखा है, कहते हैं जी 30,630 ग्राम ऑफ सिल्वर, यानी 30,630 ग्राम चांदी मिनिमम जो है वो इतनी दियत होनी चाहिए, मैक्सिमम के लिए कोई पैमाना नहीं दिया गया। ठीक है, इट इज द डिस्क्रेशन ऑफ द कोर्ट। तीसरा जो एसेंशियल है दी, इट इज पेएबल बाय द कन्विक्टेड पर्सन टू द हेयर्स ऑफ द डिसीज्ड, टू द लीगल हेयर्स ऑफ द डिसीज्ड। यानी
कि ये जो है, ये जो मुल्ज़म है वो पे करता है, और किसको करता है? वो जो डिसीज्ड है, जो मरने वाला है, उसके लीगल हेयर को देता है। आगे फिर ये सारी बातें, ये जो कहां से लिखी हुई हैं, ये सेक्शन 299E के अंदर सारी बातें हैं, यहां तक जो मैंने आपको बता दी हैं। अगली बात, दियत इज रेलिवेंट ओनली टू अ केस if death of a if in case sorry diyat is relevant only to a case of death of a victim। कहता है कि ये दियत जो है वो सिर्फ और सिर्फ डेथ की सूरत में मिलती है, सिर्फ और सिर्फ कत्ल की सूरत में मिलती है। यानी जो है वो अगर किसी का जो जो कत्ल हुआ है, उस कत्ल की सूरत में जो है वो आपको ये मिलती है। ये वाला कहाँ पे लिखा हुआ है जी? ये है सैयद अजहर हुसैन शाह बनाम सरकार, और ये 2019 SCMR पे नंबर 537 सुप्रीम कोर्ट। यानी कि दियत सिर्फ इन केस ऑफ हर्ट, इन केस ऑफ कत्ल है, इन केस ऑफ हर्ट नहीं है। ठीक है जी, तो ये साइटेशन भी लिख लीजिएगा साथ। इसके बाद जी अगली बात, अगला सेंशन, इट इज कंपनसेटरी इन नेचर, कि दियत जो है वो एक तरह का कंपनसेशन होता है। ठीक है जी, और ये कहां पे लिखा है? ये है जी आबिद हुसैन बनाम चेयरमैन बैतुल माल पाकिस्तान, और 2002 PLD 482 लाहौर, उसके अंदर लिखा है। इसके बाद हम चलते हैं कि अगला सेंशन, नो एक्सप्रेस प्रोविजन ऑफ लॉ एग्जिस्ट टू शो दैट द पनिशमेंट ऑफ दियत attracts the prohibitory clause of section 497 CRPC। तो ये कहां पे लिखा हुआ है? साइटेशन नोट करें, मोहम्मद शफी बनाम सरकार 2020 PCRLJ पेज नंबर 1530 लाहौर हाई कोर्ट। लाहौर हाई कोर्ट का ये एक फैसला है, बड़ा जबरदस्त, ये आपके लिए एसेंशियल है कि दियत जो है क्या प्रोहिबिटरी क्लॉज में फॉल करती है कि नहीं। तो इस बारे में इस केस लॉ के अंदर, इस प्रेसिडेंट के अंदर ऑनरेबल हाई कोर्ट ने डिसाइड किया है कि कोई प्रोविजन नहीं है जो ये कहे कि दियत जो है वो प्रोहिबिटरी क्लॉज में फॉल करती है। तो दियत प्रोहिबिटरी क्लॉज में फॉल करती है या नहीं करती, इसके लिए कोई भी प्रोविजन अवेलेबल नहीं है। आगे चलें, इट इज एन अल्टरनेट पनिशमेंट टू किसास, यानी इसका मतलब क्या है? वेयर किसास इज नॉट इन्फोर्स्ड, कहते हैं कि दियत वहां पे आपने जो है वो दियत जो है ये किसास का अल्टरनेट है। ठीक है जी, कैसे है? यानी जहां पे किसास है वहां पे दियत नहीं है, तो जहां पे दियत है वहां पे किसास नहीं है। ये एक असूल लिखा है। सो ये भी कहां पे है? आबिद हुसैन बनाम चेयरमैन बैतुल माल पाकिस्तान, तो 2002 है PLD पेज नंबर 482 लाहौर हाई कोर्ट का ये फैसला है। इसके बाद अगली जो हम आपको चीज यहाँ पे बताएंगे वो क्या है जी? बहुत सारा मटेरियल है, लेकिन एक शॉर्ट सी आपको मजीद एक बता देते हैं। वो ये है जी, न्याज बनाम सरकार 2009 PCRLJ 1479 लाहौर हाई कोर्ट। इसके अंदर कहते हैं, नो मैक्सिमम लिमिट इज प्रेस्क्राइब्ड फॉर क्वांटम ऑफ दियत, कोर्ट शुड फिक्स इट अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टांसिस ऑफ द केस एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कन्विक्टेड पर्सन एज वेल एज दैट ऑफ लीगल हेयर्स ऑफ डिसीज्ड। तो न्याज बनाम सरकार के अंदर बड़ा जबरदस्त असूल उन्होंने दिया है। वो कहते हैं कि जी दियत की मैक्सिमम लिमिट कोई नहीं है, मिनिमम है 30,630 ग्राम चांदी से कम नहीं देनी, तो मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। लेकिन जब कोर्ट मैक्सिमम की तरफ जाएगी, ज्यादा से ज्यादा की तरफ जाएगी, तो कोर्ट को हालात देखने पड़ेंगे। पहला हालात तो उसको ये देखना पड़ेगा कि जो कन्विक्टेड पर्सन है, जो मुल्ज़म है, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, और जो डिसीज्ड है उसके लीगल हेयर्स की क्या पोजीशन है,
और केस के फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस क्या थे। इन चीजों को देखते हुए कोर्ट जो है वो मैक्सिमम की तरफ जाएगी। ठीक है जी। एक और है, इट इज disbursed among heirs, legal heirs, according to their respective shares in Sharia। तो ये सेक्शन 330 है पाकिस्तान पीनल कोड का, जो ये कहता है कि जो दियत की डिस्ट्रीब्यूशन होगी जो कानूनी वारसान के अंदर, तो वो ऐसे ही होगी जैसे उसके इनहेरिटेंस के शेयर होते हैं, यानी मर्द का जो शेयर होता है, जो औरत का शेयर होता है, उसके मुताबिक ही जो है वो उनको दे दी जाएगी। ठीक है। और भी बहुत सारे हैं डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर इतने ही काफी हैं। हमने टाइम को भी देखना होता है, अदर देन हमारे पास नोट्स जो हैं वो किससे कहीं ज्यादा जो है वो हमने इसके ऊपर मेहनत की हुई है, लेकिन हम आपको वही चीजें बताते हैं जो कि आप अपने इस सवाल के अंदर लिख सके। हम सवाल के ऊपर फोकस कर रहे हैं फिलहाल। आगे चलते हैं जी। ऑफेंसेस अंडर विच दियत इज अवॉर्डेड, तो किन ऑफेंसेस में दियत की सजा जो है वो दी जा सकती है जी। ठीक है जी। तो हमारे पास है जी उन ऑफेंसेस में अगर हम देखें तो हमारे पास है जी नंबर 1 308, सेक्शन 308 में भी इस दियत का जिक्र है, इसको भी आपने देखना है। 309(2) के अंदर भी है, 312(b) के अंदर भी है, 310 2 3 4, यानी सेक्शन 310 सब सेक्शन 2 3 और 4। इसके अलावा सेक्शन 316, सेक्शन 319, सेक्शन 320, सेक्शन 322 एंड सेक्शन 338C 338C, इन जराइम में जो है वो दियत बतौर सजा दी जाती है। ठीक है। इसके बाद है स्टूडेंट्स हमारे पास अर्श। तो अब अर्श की तरफ चलते हैं कि अर्श क्या है। अर्श की जो रेलिवेंट लॉ है जी, वो पहले हम देखेंगे कि अर्श का रेलिवेंट लॉ क्या है। तो रेलिवेंट लॉ में है जी सेक्शन 29, पहला सेक्शन 53 है, फिर 299B है, और इसके बाद है जी 337W, 337X और 337Z यानी Z, और 337Q से लेकर V तक। ये सारे के सारे लॉ जो हैं वो आपके अर्श से रिलेटेड हैं। इसके बाद हम चलते हैं जी अर्श की डेफिनेशन। अर्श की जो डेफिनेशन लिखी हुई है वो सेक्शन 299B के अंदर है, A के बाद B। तो 299B के अंदर अर्श की डेफिनेशन लिखी हुई है। कहते हैं जी अर्श मींस द कंपनसेशन स्पेसिफाइड अंडर दिस चैप्टर टू बी पेड टू द विक्टिम और हिज लीगल हेयर्स अंडर दिस चैप्टर। तो अर्श क्या है जी, नंबर 1 कहते हैं कि ये एक कंपनसेशन है, और कंपनसेशन स्पेसिफाइड है सेक्शन 16 पीपीसी के अंदर। सेक्शन 16 पीपीसी के अंदर लिखा हुआ है कि बाल के का क्या अर्श है, अगर टीथ को नुकसान होता है उसका क्या अर्श है, अगर नोज का जो है वो डैमेज होता है उसका क्या है, यानी तमाम पार्ट्स ऑफ द बॉडी का वहां पे अर्श लिखा हुआ है, स्पेसिफाइड है कि वो कितना है। तो अर्श की जो कीमत है, जो कंपनसेशन है, वो चैप्टर 16 पीपीसी में लिखी होती है। और अर्श पेएबल बाय द कॉन्विक्ट होता है टू द विक्टिम और द लीगल हेयर्स ऑफ द विक्टिम। अगर विक्टिम खुद नहीं है तो फिर ये रकम उसके जो है वो ये अर्श जो है वो उसके लीगल हेयर्स को दे दिया जाएगा। ठीक है जी। तो ये इसकी थी डेफिनेशन जी। आगे चलते हैं इसके असेंशियल की तरफ कि अर्श के जो हैं वो असेंशियल हमारे पास कौन से हैं। जिस तरह हमने दियत के बताए उसी तरह ही हम आपको अर्श के बताने लगे हैं। तो पहला असेंशियल है जी, इट इज अ काइंड ऑफ पनिशमेंट एज प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 53 पाकिस्तान पीनल कोड। तो ये एक सजा है जो कि 53 में लिखी हुई है। इट इज अ कंपनसेशन स्पेसिफाइड इन चैप्टर 16 ऑफ पाकिस्तान पीनल कोड। तो ये पाकिस्तान पीनल कोड का जो सेक्शन 16 है उसके अंदर लिखा हुआ है किस चीज का कितना अर्श है। तो ये सेक्शन 299B की बात है। इसके बाद इट इज पेएबल बाय द कॉन्विक्टेड पर्सन to the victim or his legal heirs in case of death of the victim। तो सेक्शन 299B कहता है कि ये जो कन्विक्टेड पर्सन है वो देता है जी विक्टिम को, जिसको उसने जो है वो मजरूब किया होता है, या अगर उसकी डेथ हो गई है तो फिर ये उसके लीगल हेयर्स के पास चला जाता है। आगे जी, अर्श
जो चौथी बात है, अर्श इज अ कुजाई सिविल डैमेज प्रोवाइडेड इन डिफरेंट कंडीशन। असगर अली बनाम सरकार 2003 YLR 1156 लाहौर हाई कोर्ट का फैसला है कि जिस तरह सिविल केसेस के अंदर आप डैमेजेस को क्लेम करते हैं, इसी तरह आपने क्रिमिनल केसेस के अंदर अर्श को जो है वो क्लेम कर सकते हैं। तो ये कुजाए सिविल होती है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। इट इज अवेलेबल इन केस ऑफ हर्ट नॉट इन केस ऑफ कत्ल। जो अर्श है ये सिर्फ हर्ट की सूरत में है, ये कत्ल की सूरत में नहीं है। इट इज फिक्स्ड एंड नॉट डिटरमिन्ड बाय द कोर्ट। तो ये अर्श जो होता है ये फिक्स है, ये कोर्ट डिटरमिन नहीं करती। जैसे हमने कह दिया कि पीछे लिखा हुआ है सेक्शन चैप्टर 16 के अंदर ये लिखा हुआ है। आगे भी इट इज पेएबल टू लीगल हेयर्स अकॉर्डिंग टू देयर शेयर्स इन इनहेरिटेंस इफ विक्टिम डाइज। सेक्शन 337 ये कहता है कि अगर विक्टिम मर जाता है तो अर्श उसके लीगल हेयर्स को जाएगा। और लीगल हेयर्स को किस तरह जाएगा? जिस तरह उनके इनहेरिटेंस में शेयर होते हैं, मर्द का शेयर कुछ और होता है और औरत का कुछ शेयर और होता है। आगे इट इज पेएबल इन लंप सम और इन इंस्टॉलमेंट्स स्प्रेड over a period of 5 years from date of final judgment। सेक्शन 337X ये कहता है कि दियत आप लमसम में भी दे सकते हैं, इंस्टॉलमेंट में भी दे सकते हैं। और अगर इंस्टॉलमेंट में देनी है तो जिस दिन ये जजमेंट पास होती है उससे 5 साल के अंदर अंदर आपने इसको पे करना होता है। ठीक है जी, तो ये थे जी हमारे पास जो अर्श के 8 एसेंशियल जो हमने आपको दे दिए हैं। ठीक है जी, और एक और जो है वो इसका एसेंशियल लिख सकते हैं। इट इज इम्पोज्ड ऑन रॉन्ग डूअर्स फॉर वायलेशन ऑफ क्रिमिनल लॉ। तो अर्श जो है वो रॉन्ग डूअर्स को अवॉर्ड किया जाता है अगर वो किसी क्रिमिनल लॉ को जिसकी सजा अर्श है उसको वायलेट करते हैं तो। ठीक है जी, इसके बाद आ जाए जी हमारे पास है जी दमन। दमन को देखते हैं जी। उसी तरह हम दमन का रेलेवेंट लॉ देखेंगे। रेलेवेंट लॉ जो है वो इसका सेक्शन 299D है, सी के बाद डी 299D है और 337Y है, 337Z है। तो यहां पे जो है वो दमन के बारे में लिखा है। और सेक्शन 53 है जिसके अंदर ये बात लिखी हुई है कि जी ये वाला जो है वो एक सजा है। तो चलते हैं जी सबसे पहले इसकी नेक्स्ट जो है इसके बाद इसकी डेफिनेशन के ऊपर। तो डेफिनेशन जो हमारे पास दमन की है वो 299D में है। कहते हैं जी दमन मीन्स द कंपनसेशन डिटरमिन्ड बाय द कोर्ट टू बी पेड बाय द ऑफेंडर टू द विक्टिम फॉर कॉजिंग हर्ट नॉट लायबल टू अर्श। कहते हैं कि दमन जो है वो एक तरह का कंपनसेशन है, डिटरमिन्ड बाय द कोर्ट है। यहां पे कोर्ट डिटरमिन करेगी, ये लिखा हुआ नहीं है, ये कोर्ट फैसला करेगी कि कितना इसको अवॉर्ड करना है। पेड बाय द ऑफेंडर ये मुल्जम ने देना है टू द विक्टिम जख्मी होने वाले को फॉर कॉजिंग हर्ट, जख्मों की सूरत में है। और हर्ट नॉट लायबल टू अर्श, ऐसी तमाम जो हर्ट जिसमें अर्श नहीं है वहां पे ये अवार्ड होती है। अगर अर्श है तो फिर उसमें दमन का जिक्र नहीं है, और अगर दमन है तो फिर अर्श का जिक्र नहीं है। ठीक है जी, तो हर्ट नॉट लायबल टू अर्श वहां पर ये अवार्ड होती है। तो आगे चल के देखते हैं जी इसके जो असेंशियल्स हैं, असेंशियल्स ऑफ द हर्ट और सॉरी दमन। तो नंबर 1 इसका असेंशियल है जी, इट इज अ काइंड ऑफ पनिशमेंट एज प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 53 पीपीसी। तो पीपीसी के अंदर ये लिखा है कि ये एक सजा है। इट इज कंपनसेटरी इन नेचर, तो ये कंपनसेशन है। सेक्शन 299D कहता है कि ये कंपनसेशन है। आगे तीसरा है जी, इट इज अ कंपनसेशन डिटरमिन्ड बाय द कोर्ट। ये एक ऐसा कंपनसेशन है, ऐसी तलाफी है जो कि कोर्ट ने डिटरमिन करनी है। और कोर्ट ने डिटरमिन करते वक्त जो है वो काइंड ऑफ हर्ट देखना होता है, फाइनेंशियल पोजीशन देखनी होती है, सर्कमस्टांसेस देखने होते हैं। तो 299D के अंदर लिखा है कि ये डिटरमिन बाय कोर्ट है। आगे इट इज पेएबल बाय ऑफेंडर टू द विक्टिम।
तो 299D में लिखा हुआ है कि ये ऑफेंडर ने देना है, मुल्ज़म ने देना है, किसको? मजलूम होने वाले को, कॉन्विक्ट को, विक्टिम को, सॉरी। इट इज अवॉर्डेड इन केस ऑफ हर्ट ओनली वेयर अर्श इज नॉट अवेलेबल। तो 299D कहता है कि जहां पर अर्श, ऐसी हर्ट जिसकी अर्श जो है वो सजा नहीं है, वहां पर क्या है जी? हमारे पास दमन मौजूद है जी। ठीक है, आगे चलें जी। इट इज अवॉर्डेड कीपिंग इन व्यू द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द ऑफेंडर एंड द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द विक्टिम एंड द काइंड ऑफ हर्ट कॉज्ड। सेक्शन 337Y के अंदर लिखा है कि दमन अवार्ड करते हुए जो कोर्ट है वो किन चीजों को देखेगी। तो उन्होंने कहा है जी कि ये फाइनेंशियल पोजीशन ऑफेंडर की देखेगी, फाइनेंशियल पोजीशन विक्टिम की देखेगी और काइंड ऑफ हर्ट कॉज देखेगी। ठीक है जी, इन सारी चीजों को सामने रखते हुए वो इसको अवार्ड करेगी। आगे चलें जी। द ट्रायल कोर्ट हेल्ड अ पर्सन गिल्टी फॉर दमन। तो जो ट्रायल कोर्ट है, कॉम्पिटेंट ट्रायल कोर्ट है, वही दमन की सजा जो है वो अवार्ड कर सकती है। जाहिद रहमान बनाम सरकार 2015 PLD पेज नंबर 77 सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। आगे चलते हैं। इट इज पेएबल टू विक्टिम और लीगल हेयर्स अकॉर्डिंग टू देयर शेयर इन इनहेरिटेंस इफ विक्टिम डाइज। सेक्शन 337Z कहता है कि ये सिर्फ विक्टिम को मिलेगी और अगर विक्टिम जो है वो मर जाता है तो फिर उसके लीगल हेयर्स को ये मिलेगी और उनके जो इनहेरिटेंस में शेयर हैं उनके मुताबिक उनको मिलेगी। इट इज इम्पोज्ड ऑन ऑफेंडर फॉर वायलेशन ऑफ क्रिमिनल लॉ। अगर उसने क्रिमिनल लॉ को वायलेट किया है तो फिर दमन की सजा अवार्ड की जाएगी। ठीक है जी। इट इज अ कुजाए सिविल डैमेज प्रोवाइडेड इन डिफरेंट कंडीशंस। असगर अली बनाम सरकार 2003 YLR पेज नंबर 1156 लाहौर हाई कोर्ट की जजमेंट है कि जिस तरह सिविल मामलात के अंदर डैमेजेस क्लेम करते हैं आप, इस तरह अगर क्रिमिनल मामलात में आपको जो रेमेडी मिलती है, जो डैमेज मिलती है, डैमेजेस क्लेम करते हैं, वो आप दमन की सूरत में करते हैं, तो ये कुजाए सिविल होती है। आगे जी। इट मे बी मेड पेएबल इन लम्प सम और इन इंस्टॉलमेंट्स स्प्रेड ओवर अ पीरियड ऑफ 5 years फ्रॉम प्रोनाउंसमेंट ऑफ फाइनल जजमेंट। सेक्शन 337Y ये कहता है कि ये आप लमसम भी दे सकते हैं, इंस्टॉलमेंट में भी दे सकते हैं और जिस दिन फाइनल जजमेंट प्रोनाउंसमेंट होती है उसके 5 साल के अंदर अंदर आपने इंस्टॉलमेंट्स की सूरत में पे करना होता है। ठीक है जी। नेक्स्ट है जी हमारे पास तज़ीर। तज़ीर को देख लेते हैं जी कि तज़ीर की डेफिनेशन क्या है, तज़ीर का रेलेवेंट लॉ क्या है और तज़ीर के जो है वो हमारे पास असेंशियल क्या है। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम आते हैं जी तज़ीर की जो हमारे पास मौजूद है जी रेलेवेंट लॉ, उसमें आते हैं। रेलेवेंट लॉ के अंदर एक तो सेक्शन 53 है जो ये बताता है कि ये सजा है और इसके अलावा सेक्शन 299L PPC ये ताज़ीर है। उसके अलावा जो है वो पूरी की पूरी PPC जो है वो सारे ताज़ीर ऑफेंसेस के बारे में है और सारी की सारी जो है वो ताज़ीर की पनिशमेंट्स के बारे में है। ठीक है जी। तो ये थी जी इसकी जो हमने रेलेवेंट लॉ जो है वो आपको बता दिया है। इसके बाद हम चलते हैं इसकी डेफिनेशन में। डेफिनेशन इसकी लिखी है 299L के अंदर। वहां पर क्या कहते हैं जी, ताज़ीर मीन्स पनिशमेंट अदर देन किसास, दियत, अर्श और दमन। कहता है जी ताज़ीर जो है वो किसास, दियत, अर्श और दमन के अलावा है। इनके अलावा जो भी सजा दी जाएगी वो सारी की सारी ताज़ीर की सजाएं होंगी। ये 4 सजाएं जो हैं इनके अलावा, इन 4 के अलावा जो भी सजा दी जाएगी वो सारी की सारी क्या कहलाएंगी, ताज़ीर की सजाएं कहलाएंगी। ठीक है जी। आगे चलते हैं जी इसके एसेंशियल की तरफ। सो व्हाट आर द डिफरेंट एसेंशियल्स ऑफ ताज़ीर, तो लिखते जाएंगे। नंबर 1 जो है ताज़ीर का जो हमारे पास मौजूद है, इट इज अ काइंड ऑफ पनिशमेंट एज मेंशन अंडर सेक्शन 53 पाकिस्तान पीनल कोड। ये सजा है जी 53 में लिखा हुआ है। इसके अलावा जी इट इज अ पनिशमेंट अदर देन किसास, दियत, अर्श और दमन। ठीक है जी। तो ये 299L में लिखा हुआ है। आगे इट इज अल्टरनेट पनिशमेंट
टू किसास, दियत, अर्श और दमन। ये कहाँ पे लिखा है? 2002 PLD 482 लाहौर हाई कोर्ट का फैसला है कि ये किसास, दियत, अर्श और दमन के अलावा है, उसका अल्टरनेट है। इट इज अ पनिशमेंट नॉट प्रेस्क्राइब्ड बाय होली कुरान और सुन्ना। ये केस है जी बशीर अहमद बनाम सरकार 2022 SCMR 1187 सुप्रीम कोर्ट। उसमें फैसला किया गया है ताज़ीर जो है ये कुरान और सुन्ना में नहीं लिखी हुई, यानी अगर कुरान और सुन्ना में लिखी हुई है तो किसास और दियत के बारे में और जो इनके बारे में जिक्र है, तो ताज़ीर का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। आगे, इट इज नॉट स्ट्रिक्ट एज दैट ऑफ किसास। ये किसास की तरह स्ट्रिक्ट नहीं है, यानी किसास जो है वो पेट है, वही सजा मिलनी है। और जो ताज़ीर है ये डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट है, सर्कमस्टांसेस और हालात को देखते हुए ये मुख्तलिफ भी हो सकते हैं, कभी रिगुलस है, कभी सिंपल है, कभी 10 साल है, कभी इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, कभी डेथ है, तो ये मुख्तलिफ, कभी फाइन है, तो ये चेंज हो सकती है, किसास नहीं चेंज होता। ये कहाँ पे लिखा है? बशीर अहमद बनाम सरकार, अभी बताई है, 2022 SCMR 1187 सुप्रीम कोर्ट। आगे, कंपिटेंट कोर्ट इज फुली जस्टिफाइड to award ताज़ीर according to facts and circumstances of the case। तो कंपिटेंट कोर्ट जो है वही जो है वो ताज़ीर की सजाएं दे सकता है, जो भी अदालतें हैं। अब ये कंपिटेंट कोर्ट कौन सा है? ये कॉलम 2 और ये शेड्यूल 2 और कॉलम 8 है CRPC का। वहां से आपको पता चल जाता है कि किस जो है वो सजा का कंपिटेंट कोर्ट कौन सा है, किस ऑफेंस का। आगे चलें जी। The literal meaning of ताज़ीर is chastisement। लिख लें जी, CHESTISEMENT, chastisement है जी। ये भी यानी इसका मतलब भी पनिशमेंट ही होता है। तो वो कहते हैं ताज़ीर जो है वो एक पनिशमेंट है, एक सजा है। जाहिद रहमान बनाम सरकार 2015 PLD 77 सुप्रीम कोर्ट, उसके अंदर ये फैसला किया है। इसके बाद ही इट इज अ मैन मेड लॉ फॉर ताज़ीर offences having different standards of proof as that of किसास। जाहिद रहमान बनाम सरकार 2015 PLD 77 सुप्रीम कोर्ट कहते हैं कि ये जो मैन मेड लॉ है और इसके स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ, यानी ताज़ीर के को प्रूफ करने के कुछ और मेयार हैं और किसास को प्रूफ करने के कुछ और मेयार हैं, ठीक है जी। तो इनके स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ भी जो है वो डिफरेंट होते हैं। सो इट इज अवॉर्डेड, नेक्स्ट है जी, इट इज अवॉर्डेड टू द रॉन्ग डूअर्स फॉर द वायलेशन ऑफ क्रिमिनल लॉ। तो ताज़ीर जो है वो वहां पे अवार्ड होती है जहां पे आप कोई क्राइम कमिट करते हैं, ठीक है जी। इसके बाद जी हमने जो अगली हेडिंग है वो है ऑफेंसेस अंडर विच पनिशमेंट इज अवॉर्डेड, ताज़ीर इज अवॉर्डेड। तो किन जो है वो ऑफेंसेस के अंदर जो है वो ताज़ीर जो है वो अवार्ड की जाती है। तो इसके बहुत सारे हैं। अगर आप कत्ल करते हैं तो आपको ताज़ीर की सजा मिलती है, हर्ट में होती है, किडनैपिंग और अबडक्शन में जो है वो आपको ताज़ीर की सजा मिलती है, ट्रेसपॉस में मिलती है, थेफ्ट, एक्सटॉर्शन, रॉबरी, डकैती, defamation, rape, unnatural lust, sedition, conspiracy, counterfeiting, blasphemy, intimidation, breach of trust, wrongful restraint and confinement वगैरह वगैरह। तो ये सारे ताज़ीर के ऑफेंसेस हैं। आगे ताज़ीर की पनिशमेंट सुन लें। द पनिशमेंट्स विच इज कॉल्ड एज ताज़ीर, वो कौन सी हैं? फाइन, ये भी ताज़ीर है। फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी भी ताज़ीर है, इम्प्रिजनमेंट भी, और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ भी, डेथ सेंटेंस भी, ये सारी, और सॉलिटरी कन्फाइनमेंट भी, ये सारी की सारी क्या है जी आपकी ताज़ीर की सजाएं हैं। इसके बाद आते हैं जी डेथ सेंटेंस के ऊपर। सो व्हाट डू यू मेंट बाय द डेथ सेंटेंस? दो चीजें यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स हम देख, सबसे पहले आते हैं जिसका रेलेवेंट लॉ क्या है। तो इसका रेलेवेंट लॉ जो हमारे पास है डेथ सेंटेंस का, एक तो हम इसमें सेक्शन 53 को ऐड करेंगे क्योंकि वहां पे लिखा हुआ है कि पनिशमेंट है। फिर उसके बाद सेक्शन 46 है PPC का। इसके बाद है जी हमारे पास सेक्शन 368 CRPC,
उसमें भी हम जाके देखेंगे जी कि ये डेथ सेंटेंस क्या है। ओके, तो ये है जी थोड़ा सा इसका जो रेलेवेंट लॉ मैंने आपको बता दिया है। इसके बाद आते हैं जी इसकी डेफिनेशन के ऊपर। सो व्हाट डू यू मेंट बाय द डेफिनेशन ऑफ डेथ सेंटेंस। तो डेथ सेंटेंस की जो हम डेफिनेशन यहाँ पर देखेंगे, क्योंकि डेथ सेंटेंस की डेफिनेशन जो है वो एज इट इज पीपीसी में तो नहीं लिखी हुई, तो इसकी डेफिनेशन हमने कहाँ पे देखनी है। इसकी डेफिनेशन हमें मिलेगी जी जाकर पीपीसी सीआरपीसी के अंदर। तो सीआरपीसी जो है वो इसको बड़े अच्छे तरीके से जो है वो इलेबोरेट करती है। तो सीआरपीसी का सेक्शन है जी 368, जो कि डेथ सेंटेंस को जो है वो एक्सप्लेन करता है। तो वहां पे लिखा हुआ है जी कि हैंग्ड बाय नेक टिल डेथ। मुल्जम को उस वक्त तक हैंग रखना है जब तक इसकी मौत वाक़या नहीं हो जाती। तो ये है जी इसकी डेफिनेशन डेथ सेंटेंस की। इसके अलावा हम अगर इस डेफिनेशन को देखें तो दो हिस्सों में हम इसको रखते हैं, एक है डेथ और एक है सेंटेंस। डेथ की जो डेफिनेशन है वो सेक्शन 46 में भी लिखी हुई है। वहां पर लिखा हुआ है द डेथ ऑफ द ह्यूमन बीइंग, यानी किसी भी इंसान का मर जाना जो है, डेथ कॉज हो जाना जो है, वो सारे के सारे जो है वो इसकी डेथ कहलाती है। इसके अलावा बायोलॉजिकल डेफिनेशन में अगर देखें तो वो है स्टॉपेज और सिसेशन ऑफ द वाइटल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। तो बॉडी के जो वाइटल ऑर्गन्स हैं उनका रुक जाना, जैसे हार्ट बीट है, लंग का वर्किंग है, लंग्स का इसका जो है वो आगे चले जितने भी हैं ये हमारे, इसके अलावा जो ऑर्गन्स हमारे मौजूद हैं, वेन्स में अंदर जो ब्लड सर्कुलेशन है उसका रुक जाना। तो ये सारी की सारी जो है वो हमारी बायोलॉजिकल डेफिनेशन के अंदर आती है। ठीक है जी। इसके बाद आते हैं जी व्हाट आर द डिफरेंट एसेंशियल्स एलिमेंट ऑफ द डेथ सेंटेंस। तो ये लिख लें, आपको ये चीजें कहीं पे भी अवेलेबल नहीं होंगी, इनको राइट डाउन करें, बड़ी जबरदस्त इंफॉर्मेशन है हमारे पास। चलें, पहला है जी इट इज अ काइंड ऑफ पनिशमेंट अवॉर्डेड अंडर सेक्शन 53 पीपीसी। ओके, सजा है, पीपीसी ने लिखा है इसको। इट इज अ मैन मेड लॉ। नंबर 2, इंसान ने इसको बनाया है। नंबर 3, it is awarded by the court of competent jurisdiction under facts and circumstances of the case। केस के सर्कमस्टांसेस और फैक्ट्स को देखते हुए ये कंपिटेंट कोर्ट जो है वो अवार्ड करती है, जैसे कोर्ट ऑफ सेशन है। आगे only made of executing only mode of executing sentence of death is that of hanging of the convicted person by neck till डेथ। तो ये केस है क्राउन वर्सेस हबीबुल्ला, क्राउन वर्सेस हबीबुल्ला 1952 PLD पेज नंबर 587, लाहौर हाई कोर्ट का फैसला है कि डेथ सेंटेंस को एक ही मूड है इसको एक्सरसाइज करने का कि एक्यूज्ड को जो है वो हैंग कर दे उस वक्त तक जब तक उसकी मौत वाक़या नहीं हो जाती। आगे, it falls under prohibitory clause under section 497(1) CRPC। सेक्शन 497 सब सेक्शन 1 CRPC का ये कहता है कि डेथ सेंटेंस भी जो है ये प्रोहिबिटरी क्लॉज में फॉल करती है। तो ये हमारा एक बड़ा जबरदस्त लेक्चर हम अपलोड करेंगे प्रोहिबिटरी क्लॉज, उसमें ये समझा देंगे ये क्या है। आगे, द ऑफेंसेस अंडर विच डेथ सेंटेंस इज अवॉर्डेड आर नॉन बेलेबल ऑफेंसेस। तो वो तमाम ऑफेंसेस जिनकी सजा डेथ सेंटेंस है वो नॉन बेलेबल होते हैं। ये आप शेड्यूल 2 कॉलम 5 सीआरपीसी में देख सकते हैं, उसके अंदर मौजूद है। आगे जी, द ऑफेंसेस हैविंग पनिशमेंट ऑफ डेथ सेंटेंस आर ट्राइएबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन। तो ये कॉलम 2 और शेड्यूल 2 कॉलम 8 सीआरपीसी में लिखा हुआ है कि जिसकी डेथ सेंटेंस है कोर्ट ऑफ सेशन इसको ट्राई करेगी। आगे जी, द डेथ सेंटेंस पास्ड बाय कोर्ट ऑफ सेशन शैल नॉट बी एग्जीक्यूटेड अनलेस इट इज कंफर्म्ड बाय द हाई कोर्ट। सेक्शन 374 है जी 374 सीआरपीसी का, वो कहता है कि जिसको डेथ सेंटेंस दी जाएगी ये कंफर्म होगी हाई कोर्ट से। आगे, इट इज इम्पोज्ड ऑन रॉन्ग डूअर फॉर वायलेशन ऑफ क्रिमिनल लॉ।
डेथ सेंटेंस उसी सूरत में होती है जब कोई क्रिमिनल लॉ को वायलेट करता है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। ऑफेंसेस अंडर विच डेथ सेंटेंस इज अवॉर्डेड, तो कौन से जुर्म है पीपीसी के अंदर जहां पर डेथ सेंटेंस जो है वो अवार्ड की जाती है। हमने सारी सीआरपी पीपीसी लिखी हुई है, लेकिन चंद एक आपको बताते हैं। मशहूर कुछ ऑफेंसेस मैं आपको बता देता हूं ताकि आप उनको याद रख लें। 295C इसमें भी डेथ सेंटेंस है। 302, 311, 328, 354A, 364A, 365A, 367A, 376, 396, 402B, 402C। इसके अलावा भी है 120B, 121, 132, 149, 150, 194। ठीक है जी, ये हैं जी कुछ ऑफेंसेस जिसके अंदर जो है वो डेथ सेंटेंस अवार्ड होती है। ओके, अगली सलाह है जी इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ जो है सबसे पहले हम चलते हैं इसके रेलेवेंट लॉ की तरफ। अगर आप पीपीसी उठाएं तो सबसे पहले आपको सेक्शन 53 मिलेगा जिसके अंदर लिखा है कि ये सजा है। 53 नंबर 1 है। नंबर 2 जो है वो सेक्शन 55 है, सेक्शन 55A है और सेक्शन 57 पीपीसी है। तो ये 3-4 सेक्शन हैं जो कि इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ के बारे में बात करते हैं। तो उसके बाद चलते हैं जी हम डेफिनेशन की तरफ। इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ जो है डियर स्टूडेंट्स को स्पेसिफिकली पीपीसी के अंदर जो है वो डिफाइन नहीं है, लेकिन पीपीसी का एक सेक्शन है 57 जो है थोड़ा सा इस कॉन्सेप्ट को इलेबोरेट करता है कि इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ का क्या मतलब है। इसका एक हमने बहुत जबरदस्त लेक्चर भी जो है वो अपलोड किया हुआ है, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ बाय अलगाजी लॉ अकेडमी। आप यूट्यूब चैनल के ऊपर हमारे लिखेंगे आपको मिल जाएगा, बहुत अच्छा लेक्चर, इसको भी सुनिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में भी इसको डाल दूंगा। तो चलिए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे दे देता हूँ। तो सेक्शन 53 को पढ़ें तो लफ्ज मिलता है जी कि इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ कैलकुलेटेड एज इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ कैलकुलेटेड एज 25 years इम्प्रिजनमेंट। कि इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ जो है इसका मतलब ये, इसको हम काउंट कैसे करेंगे, हम इसको कहेंगे कि 25 साल किसी को कैद में रखना। ठीक है जी, एक ये है। दूसरा है हमारे पास जेल मैनुअल। जेल मैनुअल जब आप पढ़ते हैं तो उसका चैप्टर 6 है और रूल 140 है। इस तरह चैप्टर 8 है और रूल 198B है। इनको अगर आप पढ़ेंगे तो यहां पे लिखा है लफ्ज लाइफर का, लाइफर जिसको इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ की सजा होती है उसको हम लाइफर बोलते हैं, LIFER, लाइफर। तो वहां पे उन्होंने इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ को भी वहां पे डिफाइन किया है। क्या कहते हैं जी, पर्सन हैविंग सेंटेंस्ड टू इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ इज कॉल्ड एज लाइफर। सच सेंटेंस शेल मीन, यानी इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ का मतलब 25 years रिगुलस इम्प्रिजनमेंट, कि 25 साल तक आप किसी को कैद बामुशक्कत में रखते हैं तो ये इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ होती है। ठीक है जी, अब ये तो हमने बात बता दी आपको इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ की। अब अगर आपने सिर्फ डेफिनेशन इम्प्रिजनमेंट की देखनी है तो ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी कहती है इट इज अ स्टेट ऑफ बीइंग कन्फाइंड इन अ प्रिजन। किसी को प्रिजन में कन्फाइन कर देना ये इम्प्रिजनमेंट होती है, या एक्ट ऑफ कन्फाइनिंग अ पर्सन इन प्रिजन, कि किसी पर्सन को जो है वो प्रिजन के अंदर कैद रखने का जो अमल होता है, जो कन्फाइनमेंट होती है, उसको हम क्या कहते हैं, इम्प्रिजनमेंट। ठीक है, और जो सेक्शन 55 और 55A मैंने बताए हैं वो कम्यूटेशन ऑफ द सेंटेंसेस है, वो इससे रिलेटेड नहीं है, वो एक अदर देन कॉन्सेप्ट बन जाता है। आगे चलते हैं असेंशियल्स जो है वो इसके असेंशियल्स की तरफ। तो असेंशियल्स कौन कौन से हैं? नंबर 1 है जी इट इज अ काइंड ऑफ पनिशमेंट एज मेंशन अंडर सेक्शन 53 पीपीसी। ओके, 53 के मुताबिक एक सजा है
इट इज अ मैन मेड लॉ, ओके, इंसान ने बनाया है। इट कैन बी अवॉइडेड बाय कॉम्पिटेंट कोर्ट अंडर सर्टेन फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस को देखते हुए ये इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ होती है। इट फॉल्स अंडर प्रोहिबिटरी क्लॉज अंडर सेक्शन 497 सब सेक्शन 1 CRPC के तहत ये प्रोहिबिटरी क्लॉज में फॉल करता है। द ऑफेंसेस इन विच इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ अवॉर्डेड आर नॉन बेलेबल इन नेचर, जिन जराइम में इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ अवॉर्ड होती है वो नॉन बेलेबल होते हैं। ये शेड्यूल 2 कॉलम 5 CRPC देख लें, उसमें यही बात है। द ऑफेंसेस हैविंग पनिशमेंट ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ आर ट्राइएबल बाय कोर्ट ऑफ सेशंस, वो तमाम जराइम जिनके अंदर इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ की सजा होती है वो सेशन कोर्ट डील करती है और ट्राई भी वही करती है। शेड्यूल 2 पढ़ लें CRPC का और कॉलम नंबर 8 है, उसमें यही बात लिखी है। इट कैन बी कैलकुलेटेड एट 25 ईयर इम्प्रिजनमेंट, तो सेक्शन 57 कहता है ये 25 साल की सजा होती है। पर्सन हैविंग सेंटेंस टू इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ इज कॉल्ड एज लाइफर, ओके, जेल मैनुअल में अभी मैंने आपको ये बताया है। आगे, इट इज इम्पोज्ड ऑन रॉन्ग डूअर फॉर वायलेशन ऑफ क्रिमिनल लॉ, अगर क्रिमिनल लॉ को वायलेट किया है तो तब ये सजा जो है वो अवॉर्ड की जाती है। ओके जी, ये थी जी। आगे इसके बाद आ जाते हैं ऑफेंसेस। तो किन ऑफेंसेस में होती है बेशुमार है, लेकिन हम मशहूर जो ऑफेंसेस हैं आपको उनके बारे में बता देते हैं कि किन किन में होती है। 295B है, 295C है, 302 है, 311, 327, 336B, 354A, 364, 364 है, 365 है, 365B, 367A, 376(2), 377 और इसके बाद 397, 400, 402B, 402C और 409, 412, 413, 436, 449, 459, 460 और बहुत कुछ हैं जी, बहुत ज्यादा सेक्शन है। बहरहाल यही आप नोट कर लीजिएगा जितने आपको बता दिए हैं। आगे चलते हैं जी, इम्प्रिजनमेंट। इम्प्रिजनमेंट को यहां पे उन्होंने कहा है जी, एक तो इम्प्रिजनमेंट को बारे में बताएं, दूसरा इम्प्रिजनमेंट दो तरह की होती है, रिगोरस इम्प्रिजनमेंट और सिंपल इम्प्रिजनमेंट। तो सबसे पहले जो है वो हम चलते हैं जी इनकी जो है वो लॉ की तरफ। तो रेलिवेंट लॉ के अंदर एक तो सेक्शन 53 है वो हम देख लेंगे और एक सेक्शन 60 है, 60 PPC का, उसको भी देख लेंगे और इसके अलावा बहुत सारे जो अदर देन सेक्शन है उनके अंदर ये अवार्ड की गई है। तो ये दो जो है वो इनको फिलहाल रेलिवेंट सेक्शन के अंदर हम रखेंगे। इसके बाद आ जाते हैं डेफिनेशन के अंदर। सबसे पहले इम्प्रिजनमेंट की डेफिनेशन लिखेंगे। ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी की डेफिनेशन है, द एक्ट ऑफ कन्फाइनिंग अ पर्सन स्पेशली इन अ प्रिजन, स्पेशली इन अ प्रिजन, किसी प्रिजन के अंदर किसी को कैद रखना, ये इम्प्रिजनमेंट होती है। और आगे, इट इज अ पीरियड ऑफ कन्फाइनमेंट, कि किसी को कन्फाइनमेंट में रखना कुछ वक्त के लिए, ये हमारे पास ये इम्प्रिजनमेंट होती है। ठीक है जी। और आगे चलते हैं जी, इनके जो असेंशियल हैं इम्प्रिजनमेंट के ओनली के, तो ये असेंशियल कौन कौन से हैं। इट इज अ काइंड ऑफ पनिशमेंट एज मेंशन्ड अंडर सेक्शन 53 PPC। ठीक है, ये सजा है जी। इट इज डिस्क्रेशन ऑफ द कोर्ट टू पास सच सेंटेंस, टू पास सच सेंटेंस। तो सेंटेंस पास करने के लिए, किसी भी तरह की इम्प्रिजनमेंट को पास करने के लिए अदालत जो है वो फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस को देखती है। तो ये अदालत की डिस्क्रिशन होती है कि वो किस किस्म की इम्प्रिजनमेंट देती है, रिगोरस देती है या उसको सिंपल देती है। तो सैफुल्लाह बनाम सरकार 2018 YLR नोट N 127 पिशावर। इसके अलावा इट इज इम्पोज्ड ऑन रॉन्ग डूअर फॉर वायलेशन ऑफ क्रिमिनल लॉ। ठीक है जी। इट प्रोटेक्ट्स, ये एक तो ये हो गया कि क्रिमिनल लॉ की जो है वायलेशन करेंगे तब होगी। इट प्रोटेक्ट्स द सोसाइटी फ्रॉम द रॉन्ग डूअर्स। ओके जी, ठीक है, कि ये सोसाइटी को प्रोटेक्ट करती है। इट एंश्योर्स द हार्मनी पीस इन द सोसाइटी, कि सोसाइटी में हार्मनी और पीस को ये जो है वो कायम रखती है। ठीक है, आगे चलते हैं। इसकी काइंड की दो तरह की होती है इम्प्रिजनमेंट की, एक रिगोरस होती है और एक सिंपल होती है। तो रिगोरस इम्प्रिजनमेंट जो है वो हमारी क्या है,
तो इसी सेक्शन 53 के अंदर जो है वो रिगरस की जो है वो डेफिनेशन उन्होंने लिखी हुई है। तो वहां पे वो लिखते हैं जी कि रिगोरस इम्प्रिजनमेंट का मुराद क्या है जी? इम्प्रिजनमेंट विद हार्ड लेबर, इम्प्रिजनमेंट विद हार्ड लेबर यानी कैद बामुशक्कत, ये वाली जो है वो इम्प्रिजनमेंट रिगोरस इम्प्रिजनमेंट होती है, यानी यहाँ पे हार्ड लेबर करनी पड़ती है। ठीक हो गया जी। इसके अलावा जो वहां पे सेक्शन 60 है जिसका बारे में हम आपको बताया है, तो वो है जी सेंटेंस में बी इन सर्टन केसेस ऑफ इम्प्रिजनमेंट होली और पार्शली रिगुलस और सिंपल। बहुत सारे ऐसे जो है वो सेंटेंसेस जब कोर्ट अवॉर्ड करती है तो इस बात का जिक्र करती है कि जो सेंटेंस है वो होली रिगुलस है, होली सिंपल है, या उसका कुछ पार्ट जो है वो रिगरस है या कुछ पार्ट उसका सिंपल है। तो सेक्शन 60 कहता है कि ये कोर्ट जो है वो इसके अंदर मेंशन करेगी कि उसका कितना पोर्शन जो है वो रिगरस है, कितना सिंपल है, या टोटली सिंपल है या टोटली रिगरस है। तो ये सेक्शन 60 जो है वो इस बात की जो है वो बारे में बताता है। ठीक है जी। इसके अलावा जी हमने देखना है कि ऑफेंसेस कौन से हैं जिनमें रिगोरस इम्प्रिजनमेंट अवॉर्ड की जाती है। तो 123A है, 149 है, 150, 195, 216A, 364, 367A, 382, 392, 394, 95, 97, 98, 99, 400, 401, 402, 412, 449, 462B, 462C, 462F और 493A, ये वो जुर्म है पीपीसी के अंदर जिनमें रिगोरस इम्प्रिजनमेंट दी जाती है। आगे चलते हैं जी सिंपल इम्प्रिजनमेंट। इसका क्या मतलब है? इम्प्रिजनमेंट विदाउट हार्ड लेबर। इम्प्रिजनमेंट विदाउट हार्ड लेबर, यहाँ पे लेबर करने की जरूरत नहीं होती है, ये सिंपल होती है। और इसके साथ साथ इसके अंदर सेक्शन 60 का भी आपने जिक्र करना होता है। आगे हम देखते हैं असेंशियल, इसके भी वही हैं दोनों के जो हमने इम्प्रिजनमेंट में आपको बता दिए हैं। किन ऑफेंसेस में जो है वो सिंपल इम्प्रिजनमेंट दी जाती है वो लिखने 120B, 129, 149, 150, 163, 167, 68, 169, 172, 173, 174, 5, 6, 7, 8, 9, 180, 187, 188, 195, 223, 225 से 228, 291, 91, 325, 341, 41, 358 है और 510, इनके अंदर जो है वो आपको सिंपल इम्प्रिजनमेंट अवार्ड की जाती है। आगे चलते हैं जी फॉर फीचर ऑफ प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी को जब्त कर लेना। इसका जो है वो फिलहाल तो कोई रेलेवेंट लॉ जो है वो सीआरपीसी के अंदर सिर्फ पीपीसी के अंदर सिर्फ एक ही है और वो है जी सेक्शन 53 जिसके अंदर ये लिखा हुआ है कि ये सजा है। उसके बाद इसकी डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। डेफिनेशन क्या है फॉर फीचर ऑफ प्रॉपर्टी का? तो फॉर फीचर ऑफ प्रॉपर्टी की जो डेफिनेशन है डियर स्टूडेंट्स वो है ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी के मुताबिक द लॉस ऑफ प्रॉपर्टी, द लॉस ऑफ प्रॉपर्टी बिकॉज ऑफ ए क्राइम, ब्रीच ऑफ ऑब्लिगेशन और निग्लेक्ट ऑफ ड्यूटी। अगर आप जो है वो कोई लॉ को ब्रीच करते हैं, किसी ड्यूटी को वायलेट करते हैं या किसी ऑब्लिगेशन को आप पूरा नहीं करते तो फिर जो है वो आपको ये सजा जो है वो दे दी जाती है, यानी प्रॉपर्टी जो है वो जो है आपकी वो फॉरफिट कर ली जाती है। ठीक है जी। तो आगे चलते हैं जी इसके असेंशियल की तरफ। सो नंबर 1 है जी इट इज अ जुडिशियल सेंटेंस, सिर्फ जुडिशियल सेंटेंस है, ये जजेस पास करते हैं। आगे जी इट इज अ मैन मेड लॉ, इंसान का बनाया हुआ लॉ है। इट इज अ काइंड ऑफ पनिशमेंट एज प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 53। ओके, इट इज अवॉर्डेड टू कन्विक्टेड पर्सन फॉर वायलेशन ऑफ क्रिमिनल लॉ। ओके, ये भी एसेंशियल है। Offences having punishment of forfeiture are triable by court of session। तो मोस्टली जो है वो है ही जिनमें फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी है वो ट्राइएबल बाय द कोर्ट ऑफ सेशन है। शेड्यूल 2 और कॉलम 8 के अंदर आप देख लीजिएगा, यही चीज जो है वो वहां पे लिखी हुई है। आगे चलते हैं जिसके बारे में अगर कोई एसेंशियल है तो
It occurs when the right of a convict to the seized property permanently lost through a court order or judgment। ठीक है जी, तो ये कोर्ट ऑर्डर है या कोर्ट की तरफ से जजमेंट होती है जिसमें जो है वो किसी की प्रॉपर्टी को पहले सीज कर दिया जाता है और उसके बाद जो है उसको फॉरफीचर की तरफ जाया जाता है। ठीक है जी, तो ये है जी हमारे पास इसके थोड़े से जो फीचर्स हैं, जो एसेंशियल्स हैं वो हमने बता दिए हैं। आगे ऑफेंसेस हैं जिनमें ये सजा दी जाती है। तो डियर स्टूडेंट्स, पीपीसी के अंदर 4 ऑफेंसेस हैं जिनके अंदर जो है वो फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी की सजा दी जाती है। उसमें एक है जी 126 सेक्शन 126, 127, 365A और 402B, इनके अंदर जो है वो फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी की सजा दी जाती है। आगे चलते हैं जी, हमारे पास है फाइन, आखिरी और फाइन। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका रेलेवेंट लॉ क्या है। एक तो है जी रेलेवेंट लॉ सेक्शन 53 है जिसके अंदर लिखा है कि ये पनिशमेंट है, 63 है और 70 है। ये 3 लॉ जो हैं वो हमने जो है वो फिलहाल यहाँ पर हमने आपको बताने हैं। इसके बाद आ जाते हैं जी हम इसकी जो है वो डेफिनेशन की तरफ। ठीक है जी, तो इसकी डेफिनेशन क्या है? तो डेफिनेशन के अंदर हमारे पास बड़ी जबरदस्त जजमेंट है, हाजी गौसुद्दीन बनाम सरकार 2012 PLD 104 कोयटा। तो बलूचिस्तान हाई कोर्ट की जो है वो ये जजमेंट है जिसमें क्या कहते हैं, डिफाइन करते हैं, फाइन इज जनरली यूज्ड टू मीन सम ऑफ मनी। ये यानी फाइन जो है वो एक तरह का रकम का देना है, सम ऑफ मनी है, रकम है ये, टू बी पेड टू गवर्नमेंट ट्रेजरी, ये गवर्नमेंट के खजाने में जाती है। ऑर्डर्ड बाय कॉम्पिटेंट कोर्ट, ये कॉम्पिटेंट कोर्ट ही वार्ड करती है, टू एन ऑफेंडर एज अ पनिशमेंट फॉर एन ऑफेंस, और ये जो कोर्ट अवार्ड करती है उसके ऑफेंस की वजह से कि वो जो है वो रकम जो है वो अदा करे। ठीक है जी, और गवर्नमेंट के पास ही जाती है। दूसरी है हमारे पास ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी की, इट इज अ पनिशमेंट इन द फॉर्म ऑफ मॉनेटरी चार्ज। तो ये पैसे का चार्ज है जी, आपको जो है वो पैसे देने पड़ते हैं, इम्पोज्ड बाय द कोर्ट ऑफ लॉ और अदर अथॉरिटी एज अ पनिशमेंट फॉर कन्विक्टेड पर्सन। तो कोर्ट ऑफ लॉ ये कोई और भी अथॉरिटी करती है जी, फाइन की सजाएं हैं, जैसे ट्रैफिक के चलान है वगैरह वगैरह, तो ये गवर्नमेंट के खजानों में जाती है। ठीक है जी, तो ये सारी की सारी डेफिनेशन होगी। आगे चलते हैं असेंशियल की तरफ। पहला, इट इज अ मैन मेड लॉ। नंबर 2, इट इज अ पनिशमेंट एज प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 53 पाकिस्तान पीनल कोड। इट इज इम्पोज्ड टू द रॉन्ग डूअर फॉर द वायलेशन ऑफ क्रिमिनल लॉ। इसके बाद भी द कॉन्सेप्ट ऑफ फाइन इज अवेलेबल ओनली इन क्रिमिनल केसेस, और क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन के अंदर ही सिर्फ होता है। इशफाक अहमद खान बनाम PTCL 2016 PLD 112 इस्लामाबाद। आगे चलें, इसके बाद जी द अमाउंट ऑफ फाइन, ये एसेंशियल है जी हमारा। द अमाउंट ऑफ फाइन सेक्शन 60 है जी, जो कि अमाउंट 63 है, जो कि अमाउंट ऑफ फाइन के बारे में बताता है। वेयर नो सम इज एक्सप्रेस्ड टू विच अ फाइन में एक्सटेंड, द अमाउंट ऑफ फाइन टू विच द ऑफेंडर इज लायबल इज अनलिमिटेड बट शेल नॉट बी एक्सेसिव। सेक्शन 60 को समझना, ये भी एसेंशियल के अंदर आपने लिखना है फाइन के। सेक्शन 60 ये कहता है कि अगर तो किसी सेक्शन के अंदर जुर्म की जो फाइन है वो लिखा हुआ है तो फिर अदालत उतना ही फाइन करेगी, और अगर उसका फाइन नहीं लिखा हुआ तो अदालत उसको अनलिमिटेड फाइन कर सकती है। लेकिन अदालत को जो है वो बहुत ज्यादा, नॉट सक्सेसिव, ठीक है जी, नॉट एक्सेसिव, बहुत ज्यादा फाइन नहीं उसको करना, यानी फाइन करते हुए उसकी फाइनेंशियल पोजीशन और सर्कमस्टांसेस को सामने रखना है
ये सेक्शन 60 हमें कहता है। आगे चलते हैं जी, 63 हमें कहता है। आगे चलते हैं सेक्शन 70 की तरफ, कलेक्शन ऑफ फाइन। तो सेक्शन 70 हमें ये कहता है कि फाइन की जो रकम है वो आप मुलजम से जो है वो विद इन 6 years आफ्टर द पासिंग ऑफ सेंटेंस, विद इन 6 years आफ्टर द पासिंग ऑफ सेंटेंस, आप उसकी सजा के जो है जिस वक्त उसको सेंटेंस पास की जाती है तो उसके 6 साल के अंदर अंदर जो है वो आप उससे रिकवरी कर सकते हैं, ले सकते हैं। लेकिन दूसरी सूरत हाल भी बताई है कि द ऑफेंडर बी लायबल टू इम्प्रिजनमेंट फॉर लॉन्गर पीरियड देन 6 years देन एट एनी टाइम प्रीवियस टू द एक्सपायरी ऑफ दैट पीरियड, कि अगर उसकी सजा 6 साल से ज्यादा है तो जितनी उसकी मुद्दत की सजा है उसके अंदर आप उससे कलेक्शन कर सकते हैं फाइन की, ये बात है। तीसरी बात उसके अंदर लिखी हुई है, द डेथ of the offender does not discharge from the liability any property which would after his death be liable for his debts। कि अगर एक बंदा फौत हो जाता है और उसको फाइन की सजा की गई है, अगर उसकी कोई प्रॉपर्टी मूवेबल और इमूवेबल मौजूद है तो उसकी प्रॉपर्टी जो है उसके कर्जे उतारने के काम आएगी, यानी उसमें से फाइन को हमने जो है वो डिडक्ट कर लेना है, प्रॉपर्टी को बेच के हमने फाइन जो है वो उसका ले लेना है, ठीक है। तो डेथ किसी भी सूरत जो है वो फाइन की लाइबिलिटी को डिस्चार्ज नहीं करती, उसको फाइन देना पड़ेगा, ठीक है जी। ये था जी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है। सो डियर स्टूडेंट्स, हमने जो है वो बड़ी मेहनत से जो है ये लेक्चर आपके लिए तैयार किया था और हमने इसके ऊपर खासा टाइम जो है वो हमारा यहाँ पे सर्व हुआ है, लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट हमने आपको दे दिया है अल्हम्दुलिल्लाह, ये आपको फिलहाल तो हमने एक सवाल तक महदूद किया है। हमारे पास बहुत ज़्यादा इसके बारे में नॉलेज मौजूद है, लेकिन हमने उसको बड़ा समराइज करके आपको बता दिया है। आप इससे अपने बेहतरीन नोट्स बनाएं और अपने जो है वो जो अपने एग्जाम्स हैं उनको अच्छे तरीके से जो है वो उनको अटेम्प्ट करें। हम तमाम जो LLB के पार्ट्स हैं, जो हमारे DPP हैं, जो हमारे सिविल जज के उम्मीदवारान हैं, इंस्पेक्टर लीगल के हैं, ये तमाम मटेरियल हमने ये तमाम मटेरियल जो है वो हमने उनके लिए बताया है। आज आपके इस सवाल का हमने जवाब दे दिया कि आपने सवाल को लिखना कैसे होता है, आपने एक सवाल को अटेम्प्ट कैसे करना होता है, ठीक है जी। तो अदर देन भी हम आपको बहुत सारी चीज़ें बताते रहेंगे, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।